हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 28 जनवरी की प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज की डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको तेजस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं, जो हमारी एक नई पहल है आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को एक नई उड़ान देने के लिए, जिसमें हमने कोशिश की है कि आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो आपकी स्ट्रैटेजी की बात हो, चाहे एलिमिनेशन टेक्निक्स जो आपको आनी चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त, या फिर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, या फिर करंट अफेयर्स हो, उन सब की पूरी तैयारी कराई जाए। जो लेक्चर्स आप अटेंड करेंगे वीडियो लेक्चर्स, उनके बाद आपको टेस्ट मिलेंगे, 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और आपको स्टडी मटेरियल मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी एक स्ट्रक्चर तरीके से, ताकि आप बहुत कम समय में अपने आप को प्रिपेयर कर सकें आने वाले प्रीलिम्स के लिए। तो आप इसके बारे में जानकारी और चाहे तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके या फिर video.onlyis.in पर विजिट करके इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। जो पहली है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। इसरो ने बोला है कि वो अप्रैल में एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्रियान्वित कर देगा, कि वो लॉन्च होने वाला है 2022 में अप्रैल में। अब हमें पता है कि उपग्रह यानी सैटेलाइट्स जिनके बारे में हम जानते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि उनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है और पहले देशों को ज़रूरत हुआ करती थी। समय के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और जैसे कंप्यूटर्स के साइज़ घटते चले गए, उसी तरह सैटेलाइट्स भी अब छोटी होती चली गई हैं। तो अब बड़ी सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट तो अभी भी होती है। अब से टेलीकम्युनिकेशन या मैपिंग के लिए हो सकता है आपको बड़ी सैटेलाइट चाहिए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन अब रेस्टोरेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, छोटी छोटी कंपनी उसको अपने काम के लिए भी सैटेलाइट्स चाहिए होती है, ताकि वो ट्रैक कर सके चीज़ों को, मैप कर सके चीज़ों को। उनके लिए छोटी सैटेलाइट्स बहुत छोटी हो जाती हैं, वो क्यूबसैट जैसी छोटी छोटी सैटेलाइट्स होती है। तो उसके लिए इसरो ने अभी तक कोई एक डेडिकेटेड लॉन्च व्हीकल नहीं बनाया था। इसरो के जो लॉन्च व्हीकल्स हैं जो उपग्रहों को अंतरिक्ष तक लेके जाते हैं, प्रमुख दो तरह के थे, एक PSLV और एक GSLV। तो PSLV आपके लो अर्थ ऑर्बिट में जाता था, GSLV आपके हायर अर्थ ऑर्बिट में जाता था। तो अब इन्होंने कहा है कि नहीं, हम एक SSLV भी लेके आ रहे हैं, जो कि स्पेसिफिकली मार्केट में जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की डिमांड है उसको पूरा करेगा, जो आपका 500 kg तक का सैटेलाइट लेके जाएगा, 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट तक। तो ये स्मॉल सैटेलाइट का जो मार्केट है उसको केटर करेगा। अभी आपको अगर और जानकारी चाहिए तो जैसे अमेरिकन कंपनीज काफ़ी फेमस हो रही हैं, SpaceX या फिर ब्लू ऑरिजिन, जो बड़ी कंपनियां बन के आई हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो ऐसे इस मार्केट को केटर कर रही हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबल हुई हैं। तो इसरो भी उसके लिए अब मार्केट में कूद रहा है और ये अपनी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करने वाला है अप्रैल में। अब ये क्या करेगा, ये इंडिया के 15-20 जो SLVs होंगे हर साल इसरो इसको लॉन्च करेगा। इससे उनको एडिशनल इनकम भी होगी और ये ऑन डिमांड सर्विस एक तरह से प्रोवाइड करेगा कि आपकी छोटी सैटेलाइट्स हैं तो वो भी भेजी जाएंगी। अभी क्या होता है, वर्तमान में क्या इसरो सैटेलाइट्स नहीं भेजती क्या छोटी वाले? अभी जो छोटे सैटेलाइट्स होते हैं वो इंडिया के जो बड़े लॉन्च व्हीकल्स हैं उन्हीं के साथ बैच करके चढ़ाए जाते हैं कि हाँ आप इन्हीं के साथ इनको भी भेज दो। लेकिन अगर आपकी स्मॉल सैटेलाइट के लिए एक अलग से व्हीकल होगा तो वो बहुत ही एफिशिएंटली काम कर पाएगा। तो इसकी बात है, ये लगभग 30 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होंगे। अभी जो इंडिया के दो प्रमुख वर्क हॉर्सेज हैं वो है PSLV और GSLV, जिनसे प्रमुख काम इंडिया का होता है। पहली PSLV और दूसरी GSLV। डिफरेंस क्या है, नाम से क्लियर है। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, हमें पता है यहाँ पर पोल है, ऊपर साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो सैटेलाइट ऐसे चक्कर काटेगी, ठीक है, इस तरह से पोल्स के आसपास, उसे हम कहेंगे पोलर ऑर्बिट। उसका ऑर्बिट क्या है, पोलर ऑर्बिट है। और मान लीजिए कोई सैटेलाइट है जो ऐसे चक्कर काट रही है साइडवेज, तो यहाँ अर्थ की तरफ से इक्वेटर कटता है ना, तो एक ये होता है जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है, जिसे हम कहते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो दो तरह के ऑर्बिट होते हैं, पोलर और एक इक्वेटोरियल, जिसे हम जियोसिंक्रोनस भी कहते हैं। तो GSLV इस तरह का ऑर्बिट करती है, PSLV इस तरह का ऑर्बिट करती है। डिफरेंस ये है PSLV में GSLV में कि PSLV आपका नॉर्मली शॉर्ट रेंज के लिए थी और GSLV आपके बड़े रेंज के लिए थी, जिसमें आपके कम्युनिकेशन का काम हो गया, या फिर इसके अलावा आपको अगर अर्थ रिसोर्स की मॉनिटरिंग करनी है बड़े लेवल पे तो उसके लिए आप GSLV का इस्तेमाल करते थे। अगर आपको सैटेलाइट लेके जाना है बड़े ऑर्बिट में, इनसेट सैटेलाइट जो होती है इंडिया की ज़्यादा टेक्निकल, वो सब GSLV से जाती थी और बाकी मिशन आपके PSLV से पूरे होते थे। और इसरो की PSLV बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है, इसलिए PSLV से ही इंडिया ने अपना चंद्रयान भी लॉन्च किया था। लेकिन प्रमुख रूप से बड़े मिशंस के लिए जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए GSLV है, जो जियोसिंक्रोनस है। जियोसिंक्रोनस की खास बात यह है कि वो जियो स्टेशनरी भी हो सकता है। जियो स्टेशनरी मतलब अगर ये धरती है, आपको पता है अर्थ है, अर्थ भी चक्कर काटती है, अर्थ घूमती रहती है।
जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो अर्थ की जगह जाके स्थित हो जाता है और वहीं पे खड़े खड़े वो भी चक्कर काटता रहता है। तो वो अर्थ के चक्कर के साथ बिल्कुल सिंक होता है कि जब धरती चक्कर काटेगी तभी वो भी चक्कर काटेगा। तो एक जगह स्थिर रहता है, वो वहाँ से बिल्कुल हर समय 24 घंटे चक्कर काट रही है अर्थ के साथ वो सैटेलाइट भी चक्कर काट रहा है, तो बिल्कुल उसी जगह स्थिर दिखता है आपको, तो वहाँ से बेहतर तरीके से मैप कर सकता है वो। ये बात हो गई इस सैटेलाइट की, जो कि जियो स्टेशनरी भी होता है। PSLV सन सिंक्रोनस है, जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस है, ठीक है। और PSLV का इस्तेमाल किया जाता है अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए, GSLV का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए और बड़े लेवल पे कामों के लिए। और जैसे बताया GSLV और आगे जाके जो एडिशनल इंडिया की हायर एंड में जो लॉन्चेस होंगी उनमें इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो क्रायोजेनिक जो इंजन है वो भी वहीं डेवलप हुआ है और बड़े स्टेज पे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे GSLV MK3 जो 3 स्टेज का इंडिया का प्रोग्राम है वो भी GSLV है, जियो सिंक्रोनस है। तो डिफरेंस जियो सिंक्रोनस, पोलर सिंक्रोनस और अपना अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 3 चीज़ें लॉन्च हो रही हैं। पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। कंसिडर द 4 स्टेटमेंट्स। PSLV लॉन्च सैटेलाइट्स यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, whereas GSLVs are launched mainly to launch communication satellites. Satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in sky as viewed from a particular location on Earth. GSLV MK3 is 4-stage launch vehicle, which is first and stage are using solid rocket motors and second and fourth using liquid rocket engines. अब इनमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं बताइए। अभी हमने लगभग सब कुछ डिस्कस किया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो GSLV है वो जियो सिंक्रोनस है, मतलब धरती का चक्कर काटने का जो सिस्टम है उससे सिंक्ड है, और उसी में जो एक सैटेलाइट बिल्कुल फिक्स एक ही जगह पे धरती के टाइम के हिसाब से चक्कर काटती है वो होती है जियो स्टेशनरी। पोलर वाले की तो बात ही अलग है ना, पोलर वाला सन के हिसाब से सिंक्रोनाइज होता है। तो ये स्टेटमेंट तो पहली गलत हो गई। 2 स्टेटमेंट करते ही आपके पास 1 ओनली और 3 ओनली बचता है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब 3 ओनली अगर हम देखें तो GSLV MK3 लिखा है 4 स्टेज, लेकिन GSLV MK3 नाम से ही क्लियर है GSLV MK3 3 स्टेज का एक लॉन्च व्हीकल है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा 1 ओनली विच इज़ द करेक्ट आंसर। यानी PSLV का इस्तेमाल अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए होता है जो लो अर्थ में होती है, GSLV का कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का होता है जो बड़े लेवल पर जिनकी ज़रूरत होती है। तो हमारा आंसर होगा ए, यानी 1 ओनली। इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगी इसकी सर्विसेज NSIL करेगी, यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो असल में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही सरकारी संस्था ही होगी जो स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर को टारगेट करेगी, कोशिश करेगी कैसे कैंपेन किया जाए, कैसे और कॉमर्शियलाइज किया जाए इंडिया की सर्विसेज को। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया SpaceX और ब्लू ऑरिजिन जैसी कंपनियां मार्केट शेयर कब्जा किए जा रही है, तो उनसे compete करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्थापित किया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कॉमर्शियलाइज करेगी मल्टीपल सैटेलाइट, ऑन डिमांड सैटेलाइट लॉन्च, अगर आप पैसे दे पाएँ तो उन सभी सुविधाओं की तरह काम करेगी। अभी इसरो एक सरकारी संस्था है और ये जो है इसको मार्केट की तरह इस्तेमाल करेगी। जैसे मार्केट में आपको सेवाएं लेनी है तो सीधा आप जाके सेवाएं ले सकें, उस तरह का काम ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगी। अगली बात आती है पद्म अवार्ड्स की। तो पद्म अवार्ड्स अनाउंस हुए और प्रेसिडेंट ने 128 पद्म अवार्ड इस बार डिक्लेयर किए हैं। तो पद्म अवार्ड इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं और ये 1954 में शुरू हुए भारत रत्न के साथ ही। इनका काम क्या है? इनका काम है जो भारत में विशिष्ट कार्य लोग अलग अलग सेवाओं में करते हैं, जो योगदान देते हैं, उनको ही पुरस्कृत करने के लिए ये अवार्ड शुरू किए गए। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी जाति, धर्म या किसी भी लिंग का हो सकता है वो इसके लिए एलिजिबल है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। याद रखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स दोज वर्किंग विद PSU आर नॉट एलिजिबल। तो PYQ में आप ऐसे क्वेश्चन से फंसेंगे, क्या जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको भी मिलता है ये अवार्ड? तो नहीं, उनको नहीं मिलता। लेकिन अगर वो डॉक्टर्स या साइंटिस्ट हैं तब उनको ऐसा मिल जाता है। डॉक्टर साइंटिस्ट छोड़ के बाकी लोग गवर्नमेंट सर्विस में तो उनको अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाएगी। तो ये पहले नॉमिनेशन मांगा जाता है इनसे। नॉमिनेशन सारे पद्म अवार्ड कमेटी के सामने रखे जाते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर हर साल बनाते हैं। इस कमेटी के अंदर जो हेड होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, और उसके अलावा होम सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी जो होते हैं, और 5-6 एमिनेंट लोग हर क्षेत्र से, उनको लिया जाता है और फिर उनकी रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को सौंपा जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। वो फिर वो अप्रूव करते हैं, अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ अगर आप सरकारी किसी मुलाजिम हैं तो आप ऑलरेडी जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उसके मतलब एक तरह से उसके लीनिएज के अंदर आ गए, तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते।
पद्म अवार्ड की खास बात यह है, कुछ लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस जो हमें पता होनी चाहिए कि ये अवार्ड आपको टाइटल नहीं देते हैं। ये नहीं कि आप कहीं जाके लिखें कि भाई मेरा नाम, किसी को अगर पद्म अवार्ड मिल गया तो अपने नाम क्या गया, वो पद्मश्री XYZ बोलेंगे अपने आप को, वो नहीं कर सकते। वो ये कोई ऐसा टाइटल नहीं है, जैसे मेजर जनरल टाइप टाइटल लोग लगाते हैं, वो ये टाइटल नहीं है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते इस टाइटल की तरह। इसमें कैश अवार्ड नहीं मिलता है, इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर और एक मेडल दिया जाता है। और एक साल में 120 से अधिक अवार्ड नहीं दिए जा सकते। इसके अलावा पद्म अवार्डी को एक, अगर आप पद्मश्री मिला है तो 5 साल तक आपको दूसरा अवार्ड नहीं दिया जा सकता, उससे ऊंचा अवार्ड पद्म विभूषण तब तक नहीं दिया जाएगा 5 साल जब तक पूरे ना हो। और ऐसा कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहले आपको अवार्ड देने से पहले गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि भाई आपको अवार्ड लेना है या नहीं लेना है। वो अनाउंस कर देते हैं तो आपको अवार्ड दे दिया गया। वो आपसे पूछ के आपसे कंसेंट नहीं लिया जाएगा कि भाई बताइए आपको अवार्ड लेना है या नहीं लेना है। तो कंसेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। गवर्नमेंट को लगा कि आपको अवार्ड देना चाहिए और अब आपके नाम से नॉमिनेशन आया और अप्रूव हो गया तो आपको अवार्ड दिया जाएगा। यह है पद्म अवार्ड की पूरी कहानी। अगला आर्टिकल बात करता है FCRA प्रोविजंस के बारे में, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। NGOs जो भारत में काम करते हैं, गैर सरकारी संस्थाएं, उनको अगर बाहर से, विदेशों से कोई मदद चाहिए तो वो जो डोनेशन बाहर से लेते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए FCRA बनाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 6000 NGOs को कहा कि अब दोबारा सरकार के पास जाइए जो आपका रिन्यूअल नहीं हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए, जो आपकी समस्या है। कहानी ये है कि 1976 में ऐसा देखा गया कि जो NGOs हैं भारत की, कई ऐसी NGOs हैं जिनको बाहर से फॉरेन एड मिलती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट को इनस्टेबल बनाने के लिए, देश में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए। उसके बाद से लॉ बनाया गया जो रेगुलेट करता है कि भाई जो भी डोनेशन बाहर से आ रही है वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटर हो। और ये जो रेगुलेशन एक्ट है इसको 2010 में और 2020 में भी रेगुलेट किया गया। खास बात यह है कि FCRA किसके अंतर्गत आती है, कौन रेगुलेट करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रेगुलेट करती है। और जो NGOs अगर बाहर से फंड चाहते हैं तो पहले उनको अपना एक अकाउंट खुलवाना होता है SBI में, दिल्ली स्पेसिफिक, और वहीं से फंड आते हैं और जिस काम के लिए फंड आ रहा है उसी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और FCRA रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होती है और 6 महीने के अंदर, 5 साल हो गया, 5 साल में आपकी वैलिडेशन थी, उसके बाद वो एक्सपायर हो गया तो 6 महीने के अंदर आपको रिन्यू कराने के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। और अगर आपने अप्लाई नहीं किया रिन्यूअल के लिए तो आपका जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो जाएगी, फिर आपको दोबारा रजिस्टर कराना पड़ सकता है। तो ये कहानी है। और आप फंड भी यूज़ नहीं कर सकते अगर बाहर से मिल रहे हैं बिना मिनिस्ट्री के परमिशन के। तो इसी चक्कर में कई सारी जो NGOs हैं उनका कहना था कि उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है और ये कानून काफ़ी सख्त है। इसको लेकर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस भेजा गवर्नमेंट के पास ही। और एक और जो प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है कि हर साल उनको अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल करने होते हैं और इसके अलावा वो अपने फंड किसी और NGO को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कोई एक अगर NGO किसी बाहर की संस्था से पैसे ले रहा है, वो डोनेशन किस काम से आ रही है उस काम में करिए और उसको आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी और NGO को। इसी में एक प्रायर रेफरेंस कैटेगरी भी बनाई गई है कि अगर कोई ऐसी NGO है जिसको लेकर गवर्नमेंट को लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है तो उसमें डोनेट करने से पहले फॉरेन डोनर को पहले क्लियरेंस लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। ये किसी भी फॉरेन फंड का इस्तेमाल इलेक्शन के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, मीडिया के लिए या मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो MLAs हैं और पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस बेरर हैं जो पॉलिटिकल नेचर है, उसमें करने से मना करता है। आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहानी हो गई FCRA की। FCRA कब आया, क्या प्रोविजन है उसके और क्या NGOs को प्रॉब्लम है इससे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पश्चिम लहर एक्सरसाइज के बारे में। पश्चिम लहर एक्सरसाइज जो इस बार हुई है 25 जनवरी को जो पूरी हुई, ये असल में जो तीनों सेनाएं हैं उनकी एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज थी जिससे कि इंडियन एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड, इन तीनों ने मिलके प्रैक्टिस करी और इनकी भी इंटर सर्विस ऑपरेबिलिटी जो है उसको बढ़ावा दिया गया। तो पश्चिम लहर एक्सरसाइज में कौन कौन थे? जब तीनों सर्विसेज की बात आती है तो आप अक्सर आर्मी को जोड़ देते हैं यहाँ। इसमें कौन कौन थे? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और साथ में कोस्ट गार्ड भी थे। ठीक है, तो ट्राई सर्विस प्लस आपका कोस्ट गार्ड भी इसमें इंक्लूडेड था पश्चिम लहर एक्सरसाइज 2022 के अंदर। तो ये जो पश्चिम लहर एक्सरसाइज थी ये वेस्टर्न नेवल कमांड में हुई थी ताकि इंटर सर्विस ऑपरेबिलिटी बढ़े, तीनों सर्विसेज में जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हो सके। इसमें शिप्स, सबमरीन, एयरक्राफ्ट्स और जो आर्मी और पेट्रोल वेसल जो कोस्ट गार्ड थे वो सारे इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ आर्टिकल है वो है स्पॉट बिल्ड पेलिकन के बारे में। ये असल में एक पक्षी है जो कि पेलिकन फैमिली से आती है, जिनकी बहुत सी मौतें हुई बिकॉज ऑफ
नेमाटोड इन्फेक्शन, नेमाटोड एक तरह का जिसे हम कह सकते हैं पैरासाइट है जो इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, ऐसा पैरासाइट नेमाटोड, उससे काफ़ी इन्फेक्टेड हो गए हैं कई सारे ये जो पेलिकॉन बर्ड से, स्पॉट बिल्ड पेलिकॉन, ये इनका जो IUCN स्टेटस है वो अभी नियर थ्रेटेंड है। तो टेलिनापुरम आंध्र प्रदेश में एक जगह है जो इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है, वहाँ पर कई इन बर्ड्स की मृत्यु हो गई इसी नेमाटोड इन्फेक्शन के चक्कर में। ये असल में सदर्न एशिया, ईरान वगैरह में ब्रीड करते हैं बर्ड्स और काफ़ी मात्रा में कोस्टल एरियाज़ में मिलते हैं, और ये लिमिटेड है इंडिया, श्रीलंका, कंबोडिया में इनकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन पेलिकन स्पीसीज़ की। तो इनकी मृत्यु ने काफ़ी न्यूज़ बनाई। असल में ये इनका स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेड शेड्यूल 4 के अंतर्गत आते हैं, और नेमाटोड इन्फेक्शन की वजह से इनकी मास डेथ्स हुई हैं। ये बात हो गई इनके बारे में। अगला आर्टिकल है एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी का प्रोब चालू किया है। विनाइल टाइल्स जो होते हैं, जो आपने देखे होंगे घरों में या कॉमर्शियल जगहों पर टाइल्स रखते हैं फ्लोर्स पे, ज़मीन पे, तो वो जो इंपोर्ट आते हैं टाइल्स के इंडिया में चाइना, वियतनाम और ताइवान से, उसके खिलाफ एंटी डंपिंग का प्रोब शुरू किया। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके बाद क्या होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी? कभी कभी ऐसा होता है कोई देश इतना ज़्यादा कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर लेता है जितनी उसको ज़रूरत नहीं होती। अब सामान उनके देश में पड़ा हुआ है, वो सोच रहे हैं क्या करें, चलो किसी और देश में सस्ते दरों में इनको बेच देते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारा कुछ मैन्युफैक्चर कर लिया था, किसी पड़ोस के राज्य में जाके उसको बहुत कम दरों पे बेच देंगे जाके, तो वहाँ की जो मार्केट है वो तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। उनके जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने अपना प्रॉफिट लेके इतनी मेहनत से कुछ मैन्युफैक्चर किया, उनकी तबाही हो गई। आपके पास बहुत सारा माल था, सप्लाई था, आपने अपना काम कर लिया, जो बाकी बचा उसको बहुत कम दामों पे लाके डंप कर दिया। तो उसको रोकने के लिए जब सरकार को पता लगता है कोई देश डंपिंग कर रहा है अपने सामान की हमारे देश में, तो एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है ताकि वहाँ से आने वाली वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी महंगी हो जाए, ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो कम्पीट कर पाए, नहीं तो इंडियन मैन्युफैक्चरर तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक वही चीज़ देखी जा रही है टाइल के केस में, जहाँ ऐसा देखा जा रहा है कि नॉर्मल वैल्यू से कम दाम पर काफ़ी वो टाइल्स इंडिया में बेच रहे हैं। वो असल में इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हैं मार्केट को। उसके बाद इंडियन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो बंद हो जाएंगे और पूरा मार्केट उनके कब्जे में आ जाएगा। तो जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, किसी अक्सर अलग देशों में भी ऐसा होता है कि उनको लगता है कि कोई चीज़ एबनॉर्मल दाम पे बिक रही है, तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी फिर सामने वाली देश पे लगाया जाता है। तो अभी इसके खिलाफ प्रोब चालू हुआ है और ये अलाउड है WTO के अंदर। तो अगर आपको कभी ऑप्शन में आए तो क्या WTO अलाउ करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना, तो हाँ, जो मल्टीलैटरल रिजीम है WTO का, उसके अंतर्गत आप ये काम कर सकते हैं। फिर बात आती है अमेरिका कम्पीट्स एक्ट की। तो US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक नया इंपॉर्टेंट एक्ट लाया है जो कोशिश कर रहा है अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो कराने की। अब हमें पता है कि इंडिया में ऑलरेडी आत्मनिर्भर भारत एक अभियान है, तो ऐसा ही कुछ USA में उनका खुद का एक कम्पीट्स एक्ट आने वाला है जहां वो $52 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है ताकि सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन वहां पे बढ़ जाए। इसी से रिलेटेड इंडिया में न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चालू की थी कि इंडिया में भी सेमीकंडक्टर बिजनेस फैले, क्योंकि अमेरिका की डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है चाइना के ऊपर, और मोस्टली सभी कंट्रीज़ दुनिया की उनकी डिपेंडेंट चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है सेमीकंडक्टर्स को लेकर। और सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हर चीज़ में किया जाता है, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपकी गाड़ियाँ हो, इवन चाहे आपके कैलकुलेटर्स हो। तो सेमीकंडक्टर्स पे मोनोपोली एक तरह की है चाइना की, तो उसके लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो अपने नियम बदल रहा है। इंडिया के लिए रेलेवेंट इसलिए है कि वहाँ पर क्योंकि वो बदलाव हो रहे हैं, उसमें जिन लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो स्टेम से आते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स के क्षेत्र से आते हैं, जिनकी PhD इन क्षेत्र में है, उनको काफ़ी रिबेट दी जाएगी, उनको पहले वरीयता दी जाएगी वीज़ाज़ के केस में। और एक नया W क्लासिफिकेशन होगा जो इस नए एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक नया कैटेगरी बनाया जाएगा, तो इससे इंडियन जो टैलेंट है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो H1B वीज़ा कैटेगरी है अमेरिका की, जो हर साल वर्क परमिट्स दिए जाते हैं अमेरिका में आके काम करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को जिन कंपनीज़ को लगता है कि उनके वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर काम करने के लिए, जो अमेरिका में कम है तो बाहर से आके वहाँ काम कर सकते हैं। उसमें एक बड़ा सेगमेंट इंडिया का है, इंडियन लोगों का है जो जाके H1B वीज़ा पर वहाँ पर काम करते हैं। तो अब इसमें थोड़ी लिबरलाइजेशन होगी जिससे इंडियन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अमेरिका में जाके काम करने की, और फिर रेमिटेंस इंडिया में आएगी और इंडियन अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी काम करने की, तो बेहतर होगा इंडिया के लिए, ज़्यादा वर्किंग वीज़ाज होगा। और वहाँ जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं अमेरिका में उसकी थोड़ी कमी है, तो उसकी पूर्ति के लिए इंडिया से ये वीज़ा रिजीम लिबरलाइज की गई है। तो वीज़ा रिजीम असल में 4 तरह की है। H1B वीज़ा जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की बात करता है कि अगर आप किसी विशेष एरिया में काम कर रहे हैं, कोडिंग का क्षेत्र हो गया या AI का काम हो गया, जो बहुत ही या आप सर्जन हो गए, तो वो आप स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में है, उसके लिए एक विशेष वीज़ा होता है H1B वीज़ा, हायर एजुकेशन डिग्री वाला, जो अक्सर इंडियन लोगों को मिलता है। फिर एक होता है L1
वीज़ाज जो कंपनी को हाई स्किल्ड वर्कर को यूएस लाने को अलाउ करते हैं 7 साल तक के लिए। L1 वीज़ा का इस्तेमाल करके आप 7 साल तक के लिए ला सकते हैं। फिर H2B वीज़ा होता है जो फूड और एग्रीकल्चर वर्कर्स को दिया जाता है जो अमेरिका में रोजगार ढूंढ रहे होते हैं। तो H2B वीज़ा असल में बहुत स्ट्रिक्ट वीज़ा है जिसके तहत जो नॉर्मल वर्कर्स हैं वो जिससे अमेरिका जा सकते हैं, जिसका जो बहुत कम मिलता है। इसके अलावा J1 वीज़ा है जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है स्टडी और समर प्रोग्राम्स के लिए। तो ये प्रमुख 4 वीज़ाज हैं। इंडिया चाहता था कि H1B, H2B और L1 वीज़ाज को लिबरलाइज किया जाए ताकि और इंडियंस जो वर्कर्स हैं जो काम की तलाश में अमेरिका जा सके। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जहां इंडिया के वर्कर्स के लिए अच्छी खबर है। लेकिन फिर compete करेंगी कंपनियां इंडिया में, जो अगर इंडिया का PLI स्कीम लॉन्च हुआ था सेमीकंडक्टर्स के लिए, वहां पे समस्या खड़ी हो सकती है। तो इंडियन कंपनी टाटा और रिलायंस ने कोशिश की है कि ताइवान के साथ वो कोलैबोरेट करे इसके ऊपर। ये हो गई इसकी बात। फिर बात आती है ब्रिजमनाइट की। ये असल में देखा गया, रिसर्चर्स ने देखा कि अर्थ का जो इनर कोर है उसकी गर्माहट कम होती जा रही है, वो पहले के मुकाबले जल्दी ठंडा हो जा रहा है। अब जब हम अर्थ के देखते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, अर्थ की 3 लेयर होती है। ऊपर होता है क्रस्ट, उसके नीचे होता है मेंटल और अंदर होता है कोर। ठीक है, तो कोर सबसे नीचे होता है और असल में उसको और आप डिटेल में देखें तो ये मैप इस तरह का दिखता है। एक इनर कोर, फिर एक आउटर कोर, फिर लोअर मेंटल, ट्रांजिशन जोन, अपर मेंटल, उसके ऊपर क्रस्ट। तो जो ब्रिजमनाइट है ये असल में एक बहुत भारी मात्रा में मिलने वाला मिनरल है जो अर्थ की कोर और मेंटल के बीच में मिलता है। इस रीजन में आपको बहुत सारा ये मिलेगा। ठीक है, इसका नाम सिलिकेट पेरोक्साइड भी है जो लगभग 70% लोअर मेंटल में इसी से बना हुआ, लोअर मेंटल 70%, जिसमें मैग्नीशियम हो गया, आयरन, कैल्शियम, इन सब से मिला के ये एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो रिसर्चर्स को लग रहा है कि ये मिनरल जो है ये स्टडी करने के बाद अंदाज़ा लग रहा है कि अर्थ का जो मेंटल है वो पहले के मुकाबले बहुत जल्दी ठंडा हो जा रहा है, जिससे समस्याएं बारे में बढ़ सकती हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर है ब्रिजमनाइट का, जिसका पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर है, ये ABX3 फॉर्मेट में होता है। यानी एक ऐसा मेटल जो कैटाइन फॉर्म करे, फिर एक ऐसा मेटल जो स्मॉलर कैटाइन फॉर्म करे और फिर ऑक्सीजन। जो पहले जो माना जाता था कि स्टडी की गई कि भाई पहले अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, तो पूरा मगमा था अर्थ के ऊपर, वो फिर धीरे धीरे मगमा ठंडा होता चला गया, तो ऊपर फिर आउटर क्रस्ट बनी, उसके नीचे जो है अभी भी अर्थ के मैग्मा भरा हुआ जो बहुत ही गर्म है, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा है और ज़्यादा ठंडा हो रहा है जितना उसको होना चाहिए उस मुकाबले। तो वो पता चला इस ब्रिजमनाइट के स्टडी से। ठीक है, ये क्या मटेरियल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, पेरोक्साइट इसका स्ट्रक्चर है, ब्रिजमनाइट उस मिनरल का नाम है, 70% जो लोअर मेंटल है इसी से बना हुआ है। ये हमारे काम की चीज़ें हैं। बाकी अनएसेंशियली आप चाहें तो जो ये स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है ये आप याद कर सकते हैं, ABX3। बाकी ओवरऑल अभी तो इतना ही रेलेवेंट लग रहा है मुझे इस न्यूज़ में जो हमारे काम का है। अब देखते हैं रिवीजन क्या आपको याद है। सबसे पहले SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या एक 3 स्टेज ऑल सॉलिड व्हीकल कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ये इसकी सही परिभाषा है। जो FCRA है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑपरेट करती है। जो स्पॉट बिल्ड पेलिकन है ये नियर थ्रेटेंड है। पश्चिम लहर जो है वो स्पेशल फोर्सेस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और US के बीच में। ब्रिजमनाइट जो है वो अर्थ के कोर और मेंटल में पाया जाता है। इनमें से क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या गलत हैं, काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन थे। आई होप आपने सारे सही किए हो। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।